देखिए अपन बात कर रहे थे इस प्रकार से कल राजस्थान के भौतिक विभाजन, है ना, या राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो कल हमने सबसे पहले बात की कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है ना। तो कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4 में। तो देखो इस राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है ना, इनका एक व्यक्ति और है जिनका नाम आता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ना। तो इन्होंने इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था वो एक व्यक्ति हैं, और उन व्यक्ति का नाम क्या है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कौन थे? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। देखो इन इन जो व्यक्ति हैं ये इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया, और कितने भागों में बांटा था इन्होंने? 7 भागों में। 7 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का इन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। इनकी एक पुस्तक आती है राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक, है ना, उसमें इन्होंने इनका वर्गीकरण करते हैं। देखो 7 प्रदेश आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्ध शुष्क है ना। तो उन 7 की अपन बात कर लेते हैं। पहले तो देखो नंबर 1 पर आता है शुष्क प्रदेश। नंबर 1 पर क्या था? शुष्क प्रदेश। नंबर 2 बात करें अपन, नंबर 2 पर आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। नंबर 3 पर बात करें नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश। नंबर 4 पर बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश 4। नंबर 5 पर बात करें पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश। ऐसे नेक्स्ट नंबर हम 6 बात करें, नंबर 6 पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और लास्ट नंबर 7 आता है चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। तो देखो सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। और कितने भागों में विभाजित किया उन्होंने? 7 भागों में। राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश हैं, ठीक है। और कौन सी पुस्तक में? तो उनकी एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक, उसमें सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण किया था। अब देखो पहला भौतिक प्रदेश उन्होंने कहा था शुष्क प्रदेश, नंबर 2 पर अर्ध शुष्क, नंबर 3 पर नहरी प्रदेश, नंबर 4 पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, 4 के बाद 5 पर पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, 6 पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और 7 पर चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ये 7 भागों में इन्होंने बांटा। इनकी कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो हम सामान्य रूप से वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, तो सामान्य रूप से जो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, तो वो वर्गीकरण हमारा आता है। तो वो हमने अभी बात की सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है भौतिक प्रदेशों को? 4 भागों में, ठीक है। तो देखो सामान्य रूप से भारत के जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और इन चारों की अपन बात करेंगे, है ना। तो देखो इन्हीं की बात करें अपन। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो देखो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनकी 4 में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कर अपन इस प्रकार से बात करेंगे। पहला नंबर पर जो आएगा तो इसे हम कहेंगे नंबर 1। तो इसकी हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान का पहला भौतिक विभाग है, ठीक है, या पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको हम कहते हैं क्या? थार का मरुस्थल। ऐसे ही नंबर 2 अपन बात करेंगे। नंबर 2 भौतिक प्रदेश जो आएगा उसको हम कहेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 पर कौन सा आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश।
तो अरावली पर्वतीय प्रदेश नंबर 2। ऐसे ही हम बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 पर कौन सा भौतिक प्रदेश आता है हमारा? तो नंबर 3 पर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखो सामान्य रूप से राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 4 भागों में। पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 पर पूर्वी मैदानी प्रदेश और 4 पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो नेक्स्ट इसके भी कुछ उपभाग हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये, इसको कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसको पुणे 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 2 में। पहला इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1, तो इसे कहा जाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलते हैं पहले को? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद नंबर जो 2 आता है उसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश नंबर 2 पर। ठीक है, तो देखो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 उपभाग हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क। शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके भी 2 भाग हम पढ़ेंगे। कौन कौन से भाग हैं? जैसे बात करें इसके 2 भाग आते हैं। तो इसमें नंबर 1 तो हम बात करेंगे किसकी? तो नंबर 1 जो इसमें आता है वो आता है बालूका स्तूप, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश। और एक आता है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। तो देखो 2 भाग हैं किसके? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के। एक तो बालूका स्तूप युक्त, मतलब जहां पर बालूका स्तूपों की प्रधानता पाई जाती है, मतलब जहां पर रेत के टीले या बालूका स्तूप हमें पाए जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। और जहां पर नहीं पाए जाते वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये 2 भागों में किसको बांटा गया है? तो ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा है? तो इसके भी पुनः पार्ट की अपन बात करेंगे। जैसे इसमें नंबर 1 आता है और नंबर 1 को हम कहेंगे घग्गर प्रदेश। क्या बोलेंगे नंबर 1 को? घग्गर प्रदेश। नंबर 2 इसमें हम बात करेंगे तो नंबर 2 पर इसमें आता है शेखावाटी, शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र, शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र। उसके बाद नंबर 3 हम बात करेंगे इसमें। तो नंबर 3 पर जो आएगा तो नंबर 3 पर आता है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। ऐसे ही नंबर 4 बात करें अपन तो नंबर 4 पर आता है लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन, या इसको हम बोलते हैं गौड़वाड़ प्रदेश। तो देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के भी कितने भाग हैं? 4 पार्ट हैं। पहला घग्गर प्रदेश, नंबर 2 शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र, नंबर 3 पर नागौरी उच्च भूमि और नंबर 4 पर लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। तो ये 4 इसके भाग हैं। अब ये इसके पार्ट हुए। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक इसमें अर्ध शुष्क में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया था, एक तो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। उसके बाद अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 4 में। पहला घग्गर प्रदेश, नंबर 2 पर शेखावाटी आंतरिक प्रवाही क्षेत्र, नंबर 3 पर नागौरी उच्च भूमि और 4 पर लूनी जवाई बेसिन या गौड़वाड़ प्रदेश। ऐसे देखो हम अरावली की अगर बात करें, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसको भी पुनः कितने भागों में बांटा है? तो इसको भी देखो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 इसमें अगर हम बात करेंगे तो उसको कहा जाता है उत्तरी अरावली। क्या बोलते हैं? उत्तरी अरावली। नंबर 1 पर उत्तरी अरावली। नंबर अगर 2 बात करें तो नंबर 2 पर इसको हम कहते हैं मध्य अरावली। क्या बोलते हैं इसको? मध्य अरावली। और नंबर 3 पर हमारी आएगी दक्षिणी अरावली,
नंबर 3 पर है दक्षिणी अरावली। तो देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ऐसे पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको भी हम विभाजित करेंगे। तो देखो इसके भी कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे नंबर 1 इसमें बात करेंगे अपन नंबर 1 पर। इसमें नंबर 1 आएगा बनास या बाणगंगा बेसिन, बनास या बाणगंगा बेसिन, बनास या बाणगंगा बेसिन, ठीक है। नंबर 2 इसमें हम बात करेंगे चंबल बेसिन, नंबर 2 चंबल बेसिन। और नंबर 3 हम इसमें बात करेंगे माही बेसिन, माही बेसिन। तो देखो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसको भी कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। पहला बनास या बाणगंगा बेसिन, नंबर 2 पर चंबल बेसिन और नंबर 3 पर माही बेसिन। उसके बाद लास्ट हमारा नंबर 4 भौतिक प्रदेश है, कौन सा? तो हमारा आएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसको भी कितने भागों में बांटा है? तो इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को हम कहते हैं विंध्यन का पठार, क्या बोलते हैं इसको? विंध्यन का पठार, विंध्यन का पठार। और एक इसे हम कहेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, जिसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं ना, दक्कन का पठार या हाड़ौती का पठार। तो इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हमने कल बात की थी, उत्तर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये वाला है ना, इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? किसके अवशेष के रूप में? तो देखो सबसे पहले हमने कही कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी थी वो 2 भागों में विभाजित थी। जलीय भाग था वो पैंथालासा कहलाया और स्थलीय भाग था वो क्या कहलाया? पैंजिया। पैंथालासा से तो क्या बने? जलीय भाग से महासागरों का निर्माण हुआ, और जो स्थलीय भाग था पैंजिया, उसके द्वारा क्या बने? महाद्वीप, ठीक है। अब देखो पैंजिया जो था कालांतर में कुछ समय पश्चात वो 2 भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। 2 भागों में टूटने के बाद उत्तरी वाला जो भाग था पेंजिया का वो अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। इसके बीच में जब दोनों पार्ट टूटे तो इसके बीच में जो पैंथालासा का क्या भर गया? जल भर गया, और उसे हमने नाम दिया था क्या? तैतीस सागर, ठीक है। तो उत्तरी वाले जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप है ना, यूरेशिया वाला पार्ट, वो किसके पार्ट है? अंगारा लैंड के, ठीक है। नीचे वाले जैसे दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, और एशिया वाला पार्ट हमारा भारत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी या तो तैतीस सागर के या किसके? गोंडवाना लैंड के। हमने बात की अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष या भाग हमारे भारत राजस्थान में नहीं है, ठीक है। या तो पार्ट किसका है? किसके अवशेष है? तैतीस सागर के, और या किसके अवशेष रहेंगे? गोंडवाना लैंड के। तो देखो सबसे पहले हमने बात की उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति किसके अवशेष के रूप में होती है? तो ये किसके अवशेष के रूप में हुई थी? तो देखो इसकी अगर अवशेष की बात करें तो ये किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। किसके अवशेष के रूप में हुई है इसकी उत्पत्ति? तैतीस सागर के अवशेष के रूप में हुई है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश था, एक ना दिन इसके स्थान पर क्या था? तैतीस सागर। कैसे माना जाए? तैतीस सागर के जो थे बहुत सारे प्रमाण मिले, जैसे यहाँ से हमें एक तो खारे पानी की अधिकांश झीलें मिलती हैं, इसके अलावा व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं ना, एक फॉसिल्स पार्क भी, आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें काष्ठ लकड़ी के कुछ जीवाश्म मिले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज मिली है जिनसे अंदाज अनुमान लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिन समुद्र था, ठीक है। तो कुल मिला के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ किसके अवशेष के रूप में हुआ? तैतीस सागर से। अगर हम अरावली की बात करें, अरावली का जो निर्माण होता है वो किसके रूप में हुआ? तो अरावली जो है इसका जो निर्माण हुआ था, तो अरावली का निर्माण होता है किसके अवशेष के रूप में? गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ था? गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में किसका निर्माण होता है? तो अरावली का। तो अरावली है किसके अवशेष के रूप में? गोंडवाना लैंड के। ऐसे ही अपन नेक्स्ट बात करें इधर पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भी किसका अवशेष है? तो देखो ये भी किसका अवशेष है? तो ये भी तैतीस सागर का अवशेष है। तैतीस सागर का अवशेष के रूप में किसकी उत्पत्ति हुई है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की। लास्ट बात करें हम किसकी? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो इसकी उत्पत्ति भी हुई है किसके द्वारा? गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारी बात करें कि ये जो सारे के सारे हमारे भौतिक प्रदेश हैं चारों, इनमें से 2, पहले वाला और थर्ड वाला, ठीक है। एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक पूर्वी मैदानी, दोनों किसके अवशेष हैं? तो किसके अवशेष हैं? तैतीस सागर।
जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इनकी उत्पत्ति किसका अवशेष के रूप में हुई है? गोंडवाना लैंड से। अगर इनके युग में बने भाई कौन कौन से युग में इनका निर्माण हुआ, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये प्लीस्टोसिन युग का है। कौन से युग का है? प्लीस्टोसिन। अरावली पर्वतमाला आती है, ये आती है प्रेकेम्बियन युग की। कौन से युग की है? प्रेकेम्ब्रियन युग की। ये प्रेकेम्बियन युग की पर्वतमाला है, कौन सी? अरावली। ठीक है। उसके बाद पूर्वी मैदान की भी बात करें तो इसकी उत्पत्ति भी कौन से कालखंड में होती है? प्लीस्टोसिन काल में। किस में हुई थी? प्लीस्टोसिन काल में। जबकि जो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इसकी हुई थी क्रिटेटियस युग में। एक युग था, उसका नाम क्या था? क्रिटेटियस युग। क्रिटेटियस युग। तो ये क्रिटेटियस युग में किसकी उत्पत्ति होती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसकी उत्पत्ति किसके रूप में होती है? वह कौन से युग में हुई थी? तो प्लीस्टोसिन काल में। कौन से काल में हुई थी? प्लीस्टोसिन काल में इसकी उत्पत्ति होती है। अरावली की उत्पत्ति कब हुई थी? ये कई बार पूछा जा चुका है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो इससे पहले एक पर्वत था क्रेम्बियन पर्वत, यूरोप में आता है। ठीक है। उसकी उत्पत्ति, उससे भी पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? हमारी अरावली पर्वतमाला की। इसका मतलब क्रेम्बियन से पूर्व उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रेकेम्बियन युग की पर्वतमाला। बहुत बार पूछा जा चुका है अरावली पर्वतमाला कौन से युग की पर्वतमाला है? प्रेकेम्बियन युग की पर्वतमाला है। ठीक है। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति किस कालखंड में हुई है? प्लीस्टोसिन में। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की क्रिटेटियस युग में। तो ये सारा की सारा जो विभाजन है ये हमने किया है। अब हम इनको सारों को एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हमारा भौतिक प्रदेश रहेगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। इसके दोनों पार्ट पढ़ेंगे हम, शुष्क, अर्ध शुष्क। इसके भी ये पार्ट पढ़ेंगे, बालू का स्तूप। मतलब जो हमने अभी ये सारा डायग्राम बनाया, इस सारे को हम एक एक कर फुल डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो एक बार इसको लिखिए, है ना। हाँ, ये विंध्यन का और दक्कन का, हाड़ौती का है जिसको कहते हैं हम दक्कन का पठार, है ना। हो गया। अब देखो उससे पूर्व अपन ने एक और इसकी बात की थी, एक बार इसको भी देख लेना थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था इसको भी उतार लेना एक बार। क्या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण तो किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, है ना। 1967-68 में करते हैं। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। तो एक बार इनको भी लिख लेना, एक लाइन में लिख लो। देखो राजस्थान के साइड में, है ना, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। और सन की अगर बात करें तो देख लेना, सन 1967-68 में। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये वर्गीकरण किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। नेक्स्ट लिखना कि इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। तो इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7 में, है ना। अभी ये 7 लिख लो एक बार। ठीक है। कि पहला जो हमारा है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इनके पास इतना ही याद रख लेना कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। कितने भागों में बांटा? तो 7 भागों में बांटा। ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे नंबर 1 मरुस्थलीय प्रदेश की। तो देखो सबसे पहले हमारा नंबर 1 भौतिक प्रदेश है कौन सा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसी को हम कहते हैं थार का मरुस्थल, या इसको हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। ठीक है। तो देखिए थार का मरुस्थल है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले बात करेंगे तो पहली अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो देखो पहले तो ये जो राजस्थान का है ना सबसे बड़ा भौतिक भाग है, ये कैसा है? ये राजस्थान का सबसे
बड़ा भौतिक विभाग है। मतलब जो हमने चार पढ़े इनमें से सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है वो कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल कुल राजस्थान के लगभग 61% .11% भाग पर विस्तृत है। 61.11% भाग पर अकेला जो फैला हुआ है वो कौन सा भौतिक प्रदेश है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो कुल मिला के इसमें अपन ने बात की किसके अवशेष के रूप में इसका निर्माण होता है, तो ये किसका अवशेष के रूप में? तैतीस सागर के अवशेष के रूप में ना। यहाँ पर अवसादी परतदार चट्टानें पाई जाती है मुख्य रूप से इस क्षेत्र में। कैसी चट्टानें मिलती हैं? तो अवसादी या परतदार चट्टानें, परतदार चट्टानें। इन जो चट्टानें इनमें हमें मुख्य रूप से जैसे कुछ भंडार मिलते हैं प्राकृतिक गैस के, खनिज तेलों के। क्या मिलते हैं इनमें? प्राकृतिक गैस व जो खनिज तेल हैं उनके मुख्यतः भंडार हमें देखने को मिलते हैं खनिज तेलों के ना। तो जैसे हम बात करते हैं जैसलमेर में है ना, उधर हमें प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश में हमें ये भंडार देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक गैस खनिज तेल कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में है ना, जो अवसाद के रूप में पहले जैसे पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है जो जमीन में दब गए थे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अवसादीय परतदार चट्टानें हैं। तो यहाँ पर इनमें प्राकृतिक तेल गैस व खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो जैसे बात करें यहाँ पर एक गांव पड़ता है कुलधरा गांव जैसलमेर में ना, वहां पर व्हेल मछली के कुछ अवशेष मिले। क्या मिले यहाँ पर? व्हेल मछली। ये व्हेल जो मछली है इसके अवशेष मिले हैं। और वो अवशेष कहाँ से मिले? कुलधरा गांव से। कहाँ से मिले? कुलधरा। और ये कुलधरा कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। कुलधरा जैसलमेर जो है यहाँ से व्हेल मछली के कुछ अवशेष मिले हमें कुलधरा गांव से, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना एक दिन यहाँ पर समुद्र रहा होगा, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति किसके अवशेष के रूप में हुई है? तैतीस सागर के अवशेष के रूप में। और क्या हम यहाँ पर एक आंकलवुड फॉसिल्स पार्क भी है। क्या स्थित है यहाँ पर? आंकलवुड फॉसिल्स पार्क। यहाँ पर है क्या? आंकलवुड फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स पार्क है ना, जहां से हमें मिले काष्ठ जीवाश्म। क्या मिले यहाँ से? काष्ठ जीवाश्म। काष्ठ जीवाश्म का मतलब लकड़ी के जो अवशेष हैं। क्या मिले यहाँ से? लकड़ी के अवशेष लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं ना, 17-18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के जो हैं वो कुछ अवशेष मिले हैं, जिनको हम कहते हैं, कई बार पूछा जाता है आंकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। क्या मिले यहाँ से? तो यहाँ से हमें मिले काष्ठ जीवाश्म मिले हैं। कहाँ से? आंकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर से, ठीक है। तो करोड़ों वर्ष पूर्व के यहाँ पर वो अवशेष मिले। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं यहाँ पर तैतीस सागर या समुद्र रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इस मरुस्थलीय प्रदेश में कि उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है हमारा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या इसको हम कह रहे हैं थार का मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। अब देखो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, सबसे पहले इसका विस्तार कितने देशों में है? कितने देशों में फैला हुआ है? कल भी हमने बात की थी, थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 2 देशों में। कितने देशों में है ये? 2 देशों में है। तो इसका विस्तार 2 देशों में। कौन कौन से देश हैं भाई? तो 2 देशों में से एक देश तो कौन सा है? भारत। एक तो कौन सा है हमारा? भारत है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा देश है पाकिस्तान। तो दोनों देशों में फैला हुआ जो मरुस्थल है इसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान में इसको चेलिस्तान भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पाकिस्तान में चेलिस्तान बोलते हैं। किसको? थार के मरुस्थल को। पाकिस्तान में चेलिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो भारत में है, कुल मिला के हम कहें जैसे कि भारत के कितने राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है, तो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है ये? तो देखिए मुख्यतः भारत के कितने राज्यों में हैं, जैसे नंबर 1 तो हम बात करेंगे हमारे राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। पहला तो कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में अगर बात करें जैसे कुल मरुस्थल का, देखो जैसे ये 100% है। कितना परसेंट है? 100% है ना। इसमें से 85% लगभग 85% जो है इसका भाग हमारे मतलब इंडिया में है, जबकि जो 15% भाग है इसका वो कौन से देश में है? तो 15% भाग कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो 85% तो भारत में है और 15% कहाँ पर है? पाकिस्तान में। भारत के कितने राज्यों में विस्तार है? तो पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। दूसरे राज्य की अगर बात करें हम तो देखो दूसरा जो राज्य है वो आता है गुजरात। कौन सा राज्य है?
गुजरात। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा आएगा पंजाब। तीसरा राज्य कौन सा है? पंजाब। और नंबर 4 पर बात करेंगे तो नंबर 4 पर कौन सा आता है? हरियाणा। तो कल हमने बात की थी थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने राज्यों में विस्तृत है, तो कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 में। ठीक है, अब देखो यहाँ 85% है ना भारत में, इसमें से अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितना परसेंट भाग है थार के मरुस्थल का, कितना परसेंट है बताओ? 58%, 13%, 8%, 6%, 61.11% या 40%? तो ध्यान रखना, जो राजस्थान में है ये इसका कितना परसेंट है? 58% है। कितना परसेंट है? 58%। 85% जो है ना भारत में, 85 मतलब ये 100 का, इसमें से 85% में से 58% जो है वो हमारे राजस्थान में है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो विस्तार है थार के मरुस्थल का वो कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में। अगर गुजरात की हम बात करें, लगभग 13% भाग जो है इसका गुजरात में आता है। पंजाब में बात करेंगे, लगभग 8% भाग पंजाब में आता है, और लगभग 6% जो भाग है वो कहां पर फैला हुआ है? हरियाणा में। तो हो गया 58 और 13, है ना? तो 58 और 13, हाँ, उसके बाद में 8 और 6, टोटल करेंगे कितना? 85। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के थार का मरुस्थल जो है राजस्थान के कितने जिलों में है, तो उसकी बात करेंगे। भारत के कितने राज्यों में? तो 4 राज्यों में। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब और हरियाणा। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका विस्तार कौन से राज्य में? तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार है कहां पर? हमारे राजस्थान में। कितना परसेंट है इसका? तो 58% जो भाग है वो हमारे राजस्थान में। गुजरात में 13% आता है, पंजाब में 8% है, हरियाणा में 6% है। ठीक है, पाकिस्तान में इधर से 2 देशों में था, तो 100 में से देखो 85% तो भारत में, जबकि 15% कहां पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चेलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार लिखिए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। उसके बाद का इसमें अवसादी या परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें प्राकृतिक गैस व खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं, है ना? और व्हेल मछली के यहाँ से अवशेष मिले कुलधरा गांव जैसलमेर से। और इसके अलावा आंकलवुड फॉसिल्स पार्क है, वो भी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, जहाँ से क्या मिले? तो यहाँ से काष्ठ जीवाश्म मिले, है ना? अब इसको लिख लो नेक्स्ट। थार का मरुस्थल और इसका विस्तार 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान में। तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी। एक तो सबसे पहले जो ये थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, तो ये थार का मरुस्थल कुल कितने वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है? तो वो आता है लगभग 2,09,000 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए जो थार का मरुस्थल है कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से अगर हम बात करें कि जो पूर्ण मरुस्थलीय है, मतलब पूर्ण रूप से कैसा है, जहां पर मरुस्थल है, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण मरुस्थलीय कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में? तो वो आता है लगभग 1,75,000, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो कैसा है? पूर्ण रूप से मरुस्थल है। ये एग्जाम में पूछा भी गया था कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो पूर्णतः मरुस्थल है? तो 1,75,000 है, जबकि कुल 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है? विस्तार है। अब अपन एक एक कर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन कुल राजस्थान के कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने परसेंट में है, कितना जनसंख्या है, एक बार ये 2 लाइन लिख लो कि थार का मरुस्थल 2,09,000, थार का मरुस्थल 2,09,042 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 2,09,042 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और नेक्स्ट लिखे इसमें से पूर्ण मरुस्थल, पूर्ण मरुस्थलीय
इसमें से पूर्ण मरुस्थलीय, इसमें से पूर्ण मरुस्थलीय 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसमें से पूर्ण मरुस्थलीय 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अब देखिए अपन इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि थार के मरुस्थल की क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषता है। थार के मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं, देखिए सबसे पहले बात करें नंबर 1 इसके क्षेत्रफल की, कि ये कुल राजस्थान के कितना प्रतिशत क्षेत्रफल इसका विस्तार है। जैसे राजस्थान का 100% भाग है, उसमें से 61.11% जो भाग है, कितना परसेंट, 61.11% जो भाग है, इस पर कौन सा फैला हुआ है, भौतिक प्रदेश, तो थार का मरुस्थल है। ठीक है, जो हम पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का चारों में से। तो क्षेत्रफल अगर बात करें, कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर जो विस्तार है वो किसका है, तो हमारे उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश या थार के मरुस्थल का। अब देखो इसमें अगर बात करें जनसंख्या की, इसमें अगर बात करें किसकी, जनसंख्या की, कि कुल राजस्थान की कितना परसेंट जनसंख्या है जो यहाँ पर निवास करती है, तो कुल राजस्थान की 40% लगभग जनसंख्या कहाँ निवास करती है, थार के मरुस्थल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, पूरा के पूरा जो अरावली के पश्चिम में फैला हुआ है, सारा के सारा जो है उसे हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। तो कुल राजस्थान के 61.11% भाग पर विस्तृत है और कुल राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अब देखो उसके बाद एक एक कर विशेषता की बात करें, जैसे जलवायु, कि यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, तो जलवायु देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यहाँ पर जलवायु मिलेगी कैसी, शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु, शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु। तो यहाँ पर शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर तापमान की बात करें तो इस क्षेत्र में जो तापमान होता है वो तापमान लगभग, अगर सर्दियों में बात करें, सर्दियों में तो लगभग 49-50 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों में 49-50 डिग्री पहुंच जाता है, और सर्दियों में जमाव बिंदु पर भी पहुंच जाता है, -डिग्री में भी होता है ना। तो तापमान जो है इसका, अगर सर्दियों में बात करें कि सर्दियों में तापमान जो है वो जमाव बिंदु पर मतलब 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि अगर गर्मियों में बात करें, गर्मियों में तो लगभग तापमान 49 डिग्री सेल्सियस, 49-50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है ना। अब की बार तो और भी बहुत ज़्यादा तक पहुंच चुका है। तो ये लगभग इसका तापमान रहता है सर्दियों में। यहाँ अत्यधिक देखो कुल मिला के इसमें एक मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में, तो मिट्टी कैसी मिलेगी यहाँ पर, तो मिट्टी मिलती है यहाँ पर रेतीली मृदा। कैसी मृदा मिलती है, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी मिलेगी, रेतीली मृदा। तो देखो यहां पर रेतीली मृदा पाई जाती है, रेतीली बलुई मृदा है ना। अब देखो ये जो मिट्टी है रेतीली मृदा है, ठीक है। तो रेतीली जो मृदा है ना, ये ऐसे है जैसे मान लो यहाँ पर अधिकतम तापमान रहता है और यहाँ पर निम्नतम भी तापमान पाया जाता है। जैसे रेत है तो रेत देखो जल्दी से तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। तो यहाँ का जो दैनिक तापांतर होता है ना, तो दैनिक तापांतर मतलब दिन के जो तापमान का अंतर होता है दिन रात के का, अधिकतम और मिनिमम, एक तो मैक्सिमम तापमान एक मिनिमम। तो जैसे मैक्सिमम तापमान है ना वो लगभग हम कह रहे हैं कि 49-50 डिग्री तक पहुंच रहा है मान लो, ठीक है। और सर्दियों में जमाव बिंदु तक। ऐसे यहाँ पर दिन के तापमान की भी अगर बात करें, दिन और रात का जो तापमान का अंतर है दैनिक तापांतर, वो भी सर्वाधिक यहीं पाया जाता है जैसलमेर जिले में। जैसे मान लो यहाँ पर मिट्टी रेतीली है, ठीक है, दिन में तेज धूप पड़ती है तो जो ये रेतीली मिट्टी है जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जैसे ही शाम को ठंड हुई, ठीक है, तो जल्दी से क्या होती है, ठंडी होती है। इसलिए जल्दी से गर्म होगी तो तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और फिर रात में ठंडी होगी। तो रात ही यहाँ पर जो रातें होती है वो ठंडी होती है, दिन कैसे होते हैं यहाँ के, गर्म। तो अधिकतम तापमान और रातों में रात के अंदर का न्यूनतम तापमान, तो उसका बीच का जो अंतराल है ना वो सर्वाधिक देखने को मिलता है हमें यहाँ,
ठीक है, उस मरुस्थलीय प्रदेश में। इसलिए सर्वाधिक तापांतर क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ की रेत है, रेतीली मिट्टी है, जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ही ठंडी हो जाती है। तो थार के मरुस्थल में मुख्यतः मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो रेतीली मृदा पाई जाती है। उसके अलावा देखो जलवायु के अलावा अपने तापमान की बात की, जलवायु भी यहाँ अत्यधिक शुष्क और विषम जलवायु मिलेगी। वर्षा की अगर बात करें हम इस क्षेत्र में, तो वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा यहाँ होती है लगभग 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा होती है। ठीक है, जैसे कुल मिला जैसे सम तहसील आती है जैसलमेर, कहते हैं वो 0 दिन वर्षा होती है, मतलब होती ही नहीं है ना। अब तो खैर बाढ़ें आ रही हैं, अब की बार तो देखा जाए तो बाढ़ें आ रही हैं वहाँ पर, है ना, क्योंकि अभी भूवैज्ञानिक जो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा समय आने वाला है, कुछ समय पश्चात जो थार का मरुस्थल समाप्त हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जो हमारे पश्चिमी रेगिस्तान में ना, तो ये रेगिस्तान थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में हमारे यहाँ से भी ज़्यादा उधर वर्षा होती है। अब फिलहाल भी वहाँ बाढ़ आ रही है, ठीक है, और हमारे यहाँ इतनी वर्षा नहीं है। तो कई 3-4 सालों से लगातार वहां पर अच्छी बारिश हो रही है, और वर्षा जब अच्छी होगी तो वनस्पति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? 10 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन बात कर रहे हैं हम अभी थार के मरुस्थल की। ठीक है, राजस्थान में भी लगभग 57.51 लगभग 58% जो है सेंटीमीटर वो वर्षा हो पाती है राजस्थान में। तो वैसे ही राजस्थान में वर्षा कम हो पाती है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसकी वर्षा के बाद में वनस्पति की, कि यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है। ठीक है, तो वर्षा के बाद में जैसे अगर वनस्पति की हम बात करें, वनस्पति कि राजस्थान में थार के मरुस्थल में कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी उसे हम कहेंगे मरुदबिद। क्या बोलते हैं इसको? मरुदबिद, या इसको कहा जाता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स, मरुदबिद या जीरोफाइट्स, या इसको हम कहते हैं कांटेदार वृक्ष। कैसे वृक्ष मिलते हैं यहाँ पर? कांटेदार वृक्ष मिलेंगे। जैसे कांटेदार वृक्षों में बात करें तो जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, नागफनी है, बम्बूल है ना, ये सारे जो वृक्ष है, कैर के वृक्ष है, ऐसे वृक्ष जिनमें कांटे होते हैं ना, तो ऐसे कांटेदार जो वनस्पति होगी उसे हम कहते हैं मरुदभिद या जीरोफाइट्स। तो मरुदभिद या जीरोफाइट्स वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी की बात की तो मिट्टी यहाँ पर रेतीली मिलेगी। ठीक है, अब ये जो मरुदभिद में जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा, कांटेदार, इनकी पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं? काफी लंबी होती हैं, इसलिए इनमें जो नमी है उनके द्वारा बनी रहती है। जड़ें इनकी लंबी होती है, पत्तियां इनमें छोटी होती हैं, और क्या ऐसे रहेंगे तो कांटेदार रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मिट्टी रेतीली है तो यहाँ फसलें कौन कौन सी होंगी? प्रमुख अगर फसलों की बात करें इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं, तो देखो फसलें, अब रेतीली मिट्टी में कैसी फसलें होंगी भाई? तो देखो रेतीली मिट्टी में मुख्यतः कैसी फसलें होंगी? बाजरा ज्यादातर होता है जैसलमेर बाड़मेर में। ठीक है, तो मरुस्थल प्रदेश में मोटे अनाज हम कह सकते हैं प्रमुख फसलों में जैसे बाजरा है, ज्वार है। ठीक है, मुख्यतः मोटे अनाज। कैसे अनाज? मोटे अनाज। तो मोटे अनाज यहाँ पर मुख्यतः होते हैं, मतलब वर्षा पर आधारित है। ठीक है, सिंचाई की सुविधा, अब तो फिर भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुछ क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही है ना। बाकी यहाँ पर वर्षा पर आधारित है, एक ही फसल उत्पादित की जाती है साल भर में। कौन सी? तो वो खरीफ वाली फसल है, जो बाजरा ज्वार वगैरह है। तो ये मोटे अनाज मुख्यतः मूंग, मोठ, उड़द, ये दलहनी फसलें, तो ये यहाँ पर मुख्यतः उगाई जाती है, क्योंकि मिट्टी कैसी है? रेतीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? प्रमुख फसलें। अब देखो इस क्षेत्र की एक प्रमुख नदी भी आती है। कौन सी नदी है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी? तो देखो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी नदी बहती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में? तो उसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। ठीक है, तो ये जो लूनी नदी है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की एक प्रमुख नदी भी है। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रमुख रूप से क्या है? विशेषताएं हैं। जलवायु की बात की हमने, सबसे पहले क्षेत्रफल की बात की। राजस्थान के कुल कितना % क्षेत्रफल पर जो है थार का मरुस्थल है? तो 61.11 पर। कुल राजस्थान की कितना % जनसंख्या निवास करेगी? 40%। जलवायु कैसी मिलती है यहाँ पर? शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु है। तापमान सर्दियों में जमाव बिंदु पर हो जाता है, जबकि गर्मियों में 49-50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मिट्टी कैसी मिलेगी? रेतीली मृदा। वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति कैसी मिलती है? मरुदभिद या जीरोफाइट्स, मतलब कांटेदार वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो रेतीली मृदा में जैसे मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, मूंग, मोठ है, ये सारी फसलें होती हैं। और प्रमुख नदी इस क्षेत्र की कौन सी है? लूनी नदी है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।